थर्ड में, ठीक है। अभी तक हमने 2 लेक्चर को डिस्कस किया था, अब हम लोग ग्रेविटेशन के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम थर्ड लेक्चर में देखते हैं मोशन। सबसे पहले क्या देखेंगे, मोशन की अगर बात की जाए तो मोशन कैसे होता है। मोशन के बारे में पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सब के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम देखेंगे सर्कुलेटरी मोशन में, ठीक है, सर्कुलर टाइप में मोशन जो होता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक डस्टर को हम क्या करते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं, ठीक है, किस शेप में, तो इसको हम स्क्वायर शेप में क्या करते हैं, चारों तरफ से राउंड करते हैं। और चारों तरफ से इसको जैसे घुमाते हैं तो चारों तरफ से घुमाने के बाद हमें जो मिलता है वो एक शेप मिलता है। इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। 4 इक्वल शेप में हमने क्या किया, इसको चारों तरफ घुमाया, तो ये क्या हो गया हमारा 4 टाइप का मोशन हुआ। यहाँ पे टर्न हुआ, फिर यहाँ टर्न हुआ, फिर यहाँ टर्न हुआ, और इस एरिया पे टर्न हुआ। 4 जगह पे टर्न हुआ तो क्या हुआ, ये स्क्वायर बना जिसकी 4 साइड, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, इसको 5 साइड क्या किया, 5 साइड टर्न किया, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। जैसे हमने इसको 5 साइड टर्न किया, यहाँ पे हमें क्या मिला, पेंटागन मिला, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसे 6 बार घुमाएंगे या 7 बार घुमाएंगे तो हमें हेक्सागन मिलेगा, सेम एज ऑक्टागन मिलेगा, सेम एज नोनेगन मिलेगा, ठीक है, सेम एज डेकागन मिलेगा। और इसी तरह हम लगातार घुमाते रहेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम हम इसको जब घुमाएंगे तो ये एक सर्कल का रूप ले लेता है, ठीक है। क्या ले लेता है, एक सर्कल का रूप ले लेता है, मतलब ये जो है सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम यहां देखें तो ये एक सर्कल हमें बन गया, या भी सर्कल तैयार हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। कौन सा मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखें तो व्हील देखे हो ना, ठीक है। जो कार का पहिया होता है या बाइक का पहिया होता है या फिर साइकिल का पहिया होता है, वो क्या होता है, व्हील, मतलब वो कैसे घूमता है, चारों तरफ सर्कल में घूमता है। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन जो होता है वो चारों तरफ घूमता है, गोल गोल घूमता है, ठीक है। देन यहां पे आते हैं, अगर हम देखते हैं तो सर्कुलर मोशन में जो होता है, जो टर्निंग होती है हर एक एंगल पे क्या होगा, ये मुड़ेगा, हर एक एंगल पे मुड़ता है, तब इसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर हम कह सकते हैं इसको यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसका जो मोशन हो रहा है सर्कुलर पाथ पे, वो कैसा हो रहा है, एक सेम डायरेक्शन में हो रहा है, और क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है। तो इसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, यहाँ पे 2 टाइप के फोर्स है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, क्या देखा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो कोई एक लड़का क्या करता है, किसी एक रस्सी को पकड़ता है और चारों तरफ क्या करता है, अपने ऐसे घुमाता है, ठीक है। जब इसको अपने चारों ओर घुमाओगे तो क्या होगा, यहां पे जो है 2 टाइप का मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर यहां पे इस तरह से फोर्स ना लग रहा हो तो ये बॉल जैसे घुमाओगे वैसे यहां की ओर भाग जाएगा, ठीक है। तो ये बॉल यहां ना जा करके अपनी एक्सिस पे मुड़ता रहता है, और ऐसे हर एंगल पे क्या करता है, ये मुड़ते हुए सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, ठीक है। अगर ये रस्सी यहां ना होती, ये वाली यहां पे ना होती, तो जैसे ही इसको घुमाते ये यहां से ऐसे चला जाता ना। या फिर हम किसी चीज को घुमाते हैं तो क्या होता है, जब ये रस्सी टूटती है तो ये जिस ओर घूमता है उसी ओर भाग जाता है ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो सेंटर पे लग रहा है। ये जो सेंटर है, इसी सेंटर के चारों ओर ये घूम रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो कि अपने टेंजेंट पे मुड़ता है। किस पे मुड़ता है, टेंजेंट, इसी को कहते हैं टेंजेंटियल वेलोसिटी। टेंजेंटियल वेलोसिटी क्या होती है, जो अपने टेंजेंट पे क्या करे, मुड़ जाए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है सेंटर पे लगता है, जहां पे टेंजेंटियल वेलोसिटी, अब टेंजेंट क्या होता है, तो सेंटर से
किसी सर्कल के सरफेस पे जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो यहां पे एक फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, सेंटर पे, सर्कल के जो सेंटर पे फोर्स लग रहा है, और यही फोर्स क्या कर रहा है? इसको चारों ओर बॉल को घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन किया गया है सेंट्री, सेंट्री का मतलब सेंट्रल। ठीक है, और पिटल का मतलब है सीकिंग। ठीक है, यहां पे सेंट्रल पे जो फोर्स खींच रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर एक फोर्स के साथ लगाया जाए, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट की ओर फोर्स लगे, ठीक है, तो ये क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहां पे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स देख रहे थे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में देखेंगे तो सेंटर पे जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कट कर दें, ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था, जैसे ये रस्सी टूट जाती है, जैसे ही रस्सी टूटती है क्या होगा? ये तुरंत क्या होगा? अपने डायरेक्शन से टूट जाएगा, और टूटते ही ये क्या होगा? इस ओर भागेगा। ठीक है, किस ओर जाता है? जिस ओर इसका फोर्स लग रहा है। यहां से ये ब्रेक हुआ तो ये फोर्स यहां पे लग रहा है टेंजेंट की ओर, तो ये टेंजेंट की ओर क्या करता है? ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल को तो हम लोगों ने बहुत आसानी से किया। यहां पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पढ़ रहे थे पिछले 2 दिनों से। तो वाई डज नॉट द मून एंड सैटेलाइट फॉल ऑन द अर्थ? अब यहां पे सबसे बड़ा कंडीशन ये है, क्योंकि कल हमने बताया था कि कोई एक प्लैनेट है जैसे कि अर्थ, ठीक, इसी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है मून। ठीक है, अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? मून। तो मून इस पर एक फोर्स लगा रहा है, अर्थ इस पर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अर्थ इसको अपनी ओर खींचने के लिए एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसको अपनी ओर खींचने के लिए, मून इसको अपनी ओर खींचने के लिए एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाता है, जिस वजह से ये इसके ऑर्बिट में चारों ओर ऐसे क्या करता है? घूमता रहता है ऐसे। ठीक है, मून क्या करता है? सन अर्थ के चारों ओर ऐसे राउंड लगाता रहता है। ठीक, ये तो पता ही है। बट यहां पे जो ये फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने पढ़ा था कि ऊपर से सेब गिरता है तो पृथ्वी पर आता है, अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ऊपर कोई खड़ा है, वो नीचे की ओर गिर रहा है तो नीचे की ओर ही आएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका मास क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसका मास क्या होता है? कम होता है। ठीक है, किसकी कंपैरिजन में? अर्थ के कंपैरिजन में। ये m1 है इज लेस देन m2। छोटा मास होगा तो बड़ा वाला क्या होता है? फोर्स ज्यादा लगाता है इसको। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले में जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना मास ज्यादा, अब मास ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा। ठीक है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, यही था। तो डायरेक्ट का मतलब ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम, मतलब मास ज्यादा, इसका मतलब फोर्स क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने इसको समझ लिया। तो यहां पे क्वेश्चन है सैटेलाइट फॉल ऑन द अर्थ, सैटेलाइट वगैरह धरती पे गिरते क्यों नहीं है? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? यहां पे एग्जांपल्स में हम देखते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, ये मून हो गया। ठीक है, तो अर्थ और मून, मून क्या करता है? अर्थ के चारों ओर राउंड चक्कर लगाता रहता है। द मून एंड द सैटेलाइट आर मूविंग इन दियर ऑर्बिट विथ अ सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, ये करता क्या है? एक सर्टेन वेलोसिटी में घूम रहा है। जब एक सर्टेन वेलोसिटी में घूमेगा तो वो नीचे की ओर नहीं गिरेगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? जब हम किसी भी चीज को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, बांधते हैं, बांध के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, जब इसको गोल गोल घुमाएंगे तो एक फोर्स कहाँ आता है? सेंटर पे आता है ना। तो जो सेंटर पे फोर्स आ रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा। ठीक, तो चारों तरफ जब घूमेगा तो क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूमेगा। तो यहां पे क्या होता है? एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ घूमता है, जिस वजह से वो नीचे ना आकर के टेंजेंट की ओर चला जा सकता है। ठीक है, इसलिए अर्थ पे नहीं आता है। ठीक, ये देखो इस तरह मून जैसे रोटेट हो रहा है तो मून ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, अगर देखो हेंस दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ, ये यहां पे कभी नहीं गिरेगा। ठीक है, चांद धरती पे
कभी नहीं गिरेगा। ठीक है, क्यों? देखो, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है इसकी, एक बराबर वेलोसिटी के साथ ये घूम रहा है। इफ दिस वेलोसिटी वाज नॉट देयर दे वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ। इसकी वेलोसिटी जो है इस तरह है ना, यहां पे तो फोर्स लग रहा है कौन सा, इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस तरफ क्या लग रहा है, टेंजेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा मून, अगर कभी ऐसा होता भी है तो ये यहां पे आके नहीं गिरेगा अर्थ पे। ठीक है, ये क्या होगा, बाहर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो निकोलस कॉर्पनिकस नाम के एक साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि सन होता है बीच में। ठीक है, सन के चारों ओर क्या करते हैं, अलग अलग प्लेनेट अराउंड इसके चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इस तरह जैसे अर्थ जो है सन के चारों ओर क्या कर रहा है, राउंड लगा रहा है। ठीक है, जैसे ये इसके चारों ओर घूम रहा है एक ऑर्बिट बनाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये घूमता है एक फिक्स ऑर्बिट बनाता है और इसी में घूमता रहता है, ये न इसके बाहर जाएगा न इसके अंदर जाएगा, फिक्स रहता है ना, एक फिक्स पोजीशन पे ये क्या करता है, इसी तरह घूमता रहता है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। अगर देखोगे तो 365 दिन में 365 दिन होते हैं टोटल ना, तो 365 दिन कैसे हुए, जब सन के चारों ओर ये घूमता रहता है तो देखोगे तो ये हर मौसम में अलग अलग जगह पे होते हुए जाता है और 365 दिन ऐसे घूमता है। ठीक है, तो 365 दिन में ये जो दिन होते हैं 24 आवर के, एक भी दिन ऐसा होता है कि 23 आवर का हो जाए, नहीं ना, एक मिनट आगे पीछे भी नहीं होता है, बराबर घूमता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो घूम रहा है चारों तरफ, इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब बराबर है, हर समय हर मिनट क्या है, ये इक्वल है। देखोगे तो ये, और ये देखो तो दो तरह से घूम रहा है, एक अपनी जगह पे ऐसे ही से घूम रहा है और एक इसके चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो जब अपनी तरफ गोल गोल घूमता है तो दिन और रात होती है। ठीक, और सन के चारों ओर घूमता है तब क्या होता है, मौसम और महीने बदलते हैं, साल बदल, ठीक है, मौसम बदलता है। ठीक, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने देखो, यहां पे एक और साइंटिस्ट आ गए, जॉनेस केपलर। ठीक है, इसको केपलर लॉ भी कहते हैं, क्लास 11 में पढ़ोगे केपलर लॉ। ठीक है, ये केपलर लॉ। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट होते हैं सब। ठीक है, इनके फेस पे मत जाओ। ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ना, देखने में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा, देखो अब यहां पे निकोलस कॉपरनिकस ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि सन के चारों ओर अर्थ क्या करता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चक्कर लगाता रहता है। बट जॉन्स केपलर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये कंडीशन क्या है, गलत है। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चक्कर नहीं लगाता। तब क्या करता है, तो वहां से हमारे पास केपलर लॉ आया। क्या आया, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर ने सबसे पहले क्या कहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो केपलर ने क्या कहा, ये हमारा सन है, क्या है, सन। ठीक है, अब इस सन के चारों ओर क्या है, ये अर्थ है, इसको दिख रहे हो, अपने एक्सिस पे घूम रहा है गोल गोल। ठीक, तो ये अर्थ इस सन के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक, तो चक्कर लगाते समय क्या करता है, ये एक ऑर्बिट तैयार करता है। क्या करता है, एक ऑर्बिट तैयार करता है। ठीक, तो अगर ध्यान दिया जाए तो ये ओवल शेप में होता है, सर्कुलर पाथ में नहीं होता। कैसे, ओवल शेप में। ठीक है, ओवल मतलब एक अंडे के आकार की तरह समझो। ठीक है, जिसका शेप अगर हम इस तरह बनाएं तो वो इस तरह बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा। ठीक, तो हाँ एकदम अंडे की तरह। तो यहां पे भी देखो तो इसका पाथ इस तरह बना हुआ है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इन्होंने बताया था सर्कुलर पाथ में होता है, लेकिन केपलर ने क्या कहा, इसको गलत किया। और ये ऐसा क्यों होता है, देखो जो हमारे सीजन बदलते हैं ना, सीजन, उन्होंने ऐसे बताया, जब अर्थ दूर होता है, सन से काफी दूर होता है, जैसे इस समय, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर,
ठीक है, इन सब का जो महीना है, इस समय क्या होता है, अर्थ जो है सन से बहुत दूर होता है, जिस वजह से वेदर कैसा होता है, वेदर कैसा होता है, हॉट, कोल्ड, ठीक है, कैसा होता है, कोल्ड, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत दूर होता है, दूर होने की वजह से क्या होता है, इसकी गर्मी यहां तक नहीं पहुंच पाती है, धूप बहुत कम आती है, जिस वजह से क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है, और बहुत जल्दी क्या होता है, रात हो जाती है, दिन बहुत छोटे होते हैं, ठीक। लेकिन जैसे जैसे ये घूमता है, घूमते घूमते यहाँ पे आएगा, इस एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सन के बहुत पास होता है, पास होता है, तो मई और जून की गर्मी जब होती है तो इस समय होती है, तो मई और जून के समय में यहाँ पहुंचा हुआ होता है। तो केपलर के फर्स्ट लॉ से हम देखते हैं, तो केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है कि ये जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, कौन से ऑर्बिट में, इलिप्टिकल शेप में, कैसे, एक इलिप्टिकल शेप है जो कि साइड से चपटा होता है, किनारे से ज्यादा निकला हुआ होता है, इस तो सर्कुलर पाथ, ये क्या है हमारे लिए, गलत है, ठीक है। केपलर ने क्या कहा था कि अर्थ जो है वो इलिप्टिकल पाथ में क्या करता है, चारों ओर रोटेट करता है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है अर्थ का, तो यहाँ पे अगर देखे तो F1 हो गया, ये क्या हो गया, F2 हो गया, ठीक है। F2 की बात करें तो ये क्या है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है। तो अर्थ और सन इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, अलग अलग फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिस वजह से क्या करता है, ये इसके ऑर्बिट में घूमता है। तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोसियल, ठीक है। अब यहाँ पे फोकी क्या है, फोसी लिखा है, FOCI, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, A पॉइंट, B पॉइंट, C, D, E, F, यहाँ पे 4 पॉइंट डिनोट किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अर्थ यहाँ से शुरू करता है अपने ऑर्बिट से घूमना, ठीक है, अपने ऑर्बिट पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और घूमते घूमते आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ये आगे की ओर बढ़ता है तो यहाँ पे देखोगे A से लेके B तक का 1 दिन का सफर हुआ इसका, ठीक। उसके बाद C से लेकर D तक का 1 दिन का सफर हुआ। अगर हम देखें तो आज अभी के समय में अगर हम देखें, गौर करें, जो अक्टूबर और नवंबर का महीना चल रहा है, तो ये बहुत दूर होने की वजह से वो 1 डे जो है इसका डिस्टेंस क्या है, काफी छोटा है, ठीक है। डिस्टेंस काफी छोटा होने की वजह से दिन बहुत छोटा होता है, मतलब जो सूर्य की किरणें सुबह निकलती है वो बहुत देर से निकलती हैं, ठीक है, 6 बजे के आसपास निकलती हैं, और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक क्या होता है, सूर्यास्त हो जाता है। मतलब यहां अगर देखा जाए तो सूरज जो है ये एक दिन बहुत छोटा है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे ये अपने ऑर्बिट से घूमते हुए यहां आता है, C से D की डिस्टेंस देखो थोड़ी बड़ी है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, दिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। देन अगर यहां पे अगर हम आके देखें तो E से लेके F तक इसकी डिस्टेंस जो है काफी बड़ी है, जो कि मई और जून के महीने में अगर हम देखें तो सुबह 5 या 4 बजे ही सुबह उजाला हो जाता है, और रात को 7 साढ़े 7 8 बज जाते हैं अंधेरा होते होते ना। तो इस समय क्या होता है, दिन काफी बड़ा होता है। तो 3 कंडीशन यहां दी गई है। अब इस 3 कंडीशन में देखा जाए तो दिन किस तरह क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं। तो दिन अगर छोटा होगा तो रात बड़ी हो जाएगी, दिन थोड़ा बड़ा है तो रात इक्वल में यहाँ पे इक्वल हो गया है, यहाँ पे दिन बहुत बड़ा है तो रात बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो ये हमें केपलर लॉ क्या बताता है, केपलर लॉ बताता है इनके बीच की फोर्स को, ठीक। सेकंड लॉ क्या कहता है यहाँ पे, तो सेकंड लॉ हमारा देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड लॉ जो है इनके बीच देखो, ये यहां से यहां तक सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसका जो दिन और रात होने का समय है, ठीक, दिन का समय लंबा होना, रात का समय छोटा होना, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, काफी छोटा है, इसके कंपैरिजन में ये काफी क्या है, छोटा है। क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर है, दूर होने की वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, शाम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ट्रायंगल ASB, ठीक है,
मतलब हमारा जो ये ट्रायंगल ए एस बी, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जो है इक्वल क्या है, ए सी एस डी के, ठीक है, इसके सिमिलर हो गया। देन द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इस वजह से ये होता क्या है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है, ट्रेवल कर लेता है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर है मतलब इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जब ये सब एक दूसरे के इक्वल ट्रायंगल हो गए तो क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस को, सेम एरिया को सेम टाइम में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, ठीक है। इसलिए 24 घंटे में ही दिन और रात ट्रेवल कंप्लीट हो जाती है, इसमें भी 24 घंटे में ही दिन और रात कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे भी 24 घंटे में दिन और रात कंप्लीट हो जाता है। मतलब दिन और रात एक घंटे, एक दिन के बराबर, एक दिन और एक रात पूरा मिला के एक दिन हुआ, ठीक है। मतलब डे प्लस नाइट, तभी तो एक दिन होगा, 24 आवर ना, दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे का, टोटल मिला के 24 घंटे का, ठीक है। तो यहां पे हमने ये देखा। अब हम अगर देखें तो ये सबकी ऑर्बिट बनी हुई है। केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है कि जो सन से अलग अलग प्लैनेट के बीच का जो रेडियस है, इसका फर्स्ट रेडियस ये, इसका रेडियस थोड़ा ज्यादा होगा, उसका रेडियस थोड़ा और ज्यादा होगा ना, ठीक। तो इसका रेडियस देखो, अब ये रेडियस कम है, जब कोई एक गोला है, इसके चारों ओर ये गोला, इसके चारों ओर ये वाला गोला, इसके चारों ओर ये वाला गोला, अगर ध्यान दिया जाए तो पहला गोला जो है ये जल्दी घूम के आ जाएगा ना, दूसरे का रेडियस बड़ा है इस वजह से ये थोड़ा और समय लेगा ना, और ये तीसरे का और लंबा है तो लंबा होने की वजह से ये और लंबे दूरी घूमेगा, तो ये और दूर और ज्यादा समय लेगा। तो टाइम जो होता है, ठीक है, वो डिस्टेंस से क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे इसका रेडियस कम है तो 365 दिन नहीं लगेगा इसको घूमने में, इसको कम ही दिन लगेगा, ठीक है। जैसे 365 दिन में कोई घूम रहा है तो इसका रेडियस इतना है, अगर इसका रेडियस आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, वो इसके आधे दिन में घूमेगा, मतलब एक साल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज यहां पे बताई जा रही है थर्ड लॉ में। इसका देखो रेडियस टाइम डिपेंड करता है, देखो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। हाँ याद आया मुझे, कल के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, रिवॉल्यूशन और रोटेशन, किसी का कमेंट नहीं आया था इसमें, ठीक है, बच्चों को पता नहीं चला लगता है। इन दोनों के बीच डिफरेंट हमने पूछा था कल के लेक्चर में, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन हमने बताया था और रोटेशन हमने बताया था, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया। रिवॉल्यूशन क्या होता है, रोटेशन का मतलब रोटेट होना, जो अपने एक्सिस पे घूमता है वो रोटेट होता है, और रिवॉल्यूशन का मतलब किसी और के चारों ओर घूमना, ठीक है। रोटेशन का मतलब है कि अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमना, ठीक है। जैसे हम ऐसे गोल गोल घूम गए ना तो ये क्या हो गया, रोटेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी के चारों ओर घूमे, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहां से ऐसे घूमते हुए आते हैं और ऐसे घूमते हुए यहां चले जाते हैं, ठीक है, और ऐसे सर्कल से घूम के चले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसका देखो ये रेडियस थोड़ा ज्यादा है तो इसका और टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो इफ आर इंक्रीज टी आल्सो इंक्रीज, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अगर आर हम बढ़ाएंगे तो टाइम अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है, आर को और बढ़ा देते हैं टाइम और बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर बढ़ाते हैं आर को, टाइम फिर से क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। देन टाइम जो है ये क्या होगा, तो टाइम जो होगा ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। टाइम का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। टाइम का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, यहां पे प्रोपोर्शनल हटता है, प्रोपोर्शनल की जगह के आता है, के क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है,
कांस्टेंट, जिसको केपलर लॉ भी कहते हैं, ठीक है, केपलर कांस्टेंट भी कहते हैं। आर क्यूब नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट जो होता है वो टाइम अपॉन रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। जो हमारा कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, टाइम के स्क्वायर और रेडियस के क्यूब के इक्वल होता है, ठीक। तो ये हमारा आर है और ये T1 है। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं R2 है, T2 है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे T1 अपॉन R1 और T2 अपॉन R2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो, ठीक है। टाइम अपॉन रेडियस, टाइम या फिर रेडियस को हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस कह सकते हैं, रेडियस कह सकते हैं, डिस्टेंस, टाइम अपॉन डिस्टेंस, टाइम अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू के। देन यहां से अगर हम देखें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर क्यूब हो जाता है ये, ठीक है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब क्या है, यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनल है इसको हटाएंगे तो के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। थर्ड लॉ हमारा ये कहता है, थर्ड लॉ क्या है हमारा, केपलर का, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, रेडियस के क्यूब के इक्वल। देन द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने बताया था, ऐसे जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टाइम का स्क्वायर जो होगा वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। एक्सेलरेशन आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मोशन चैप्टर में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन एक टाइप का एक्सेलरेटर की तरह होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्सेलरेटर की तरह। जैसे ही क्या करते हैं हम स्पीड बढ़ाते हैं, ये स्पीड कम करते हैं, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाना, उस टाइम जो स्पीड बढ़ रही है अचानक, वही क्या है, हमारी एक्सेलरेशन है ना, ये समझाया गया था। तो यहां पे हम देखते हैं, तो यहां पे आसमान में देख सकते हो, तो यहां पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर देखें तो हमने यहां पे देखा है एक प्यारा सा बच्चा जो है छत के टेरिस पे जाकर के बॉल को नीचे की ओर फेंक रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये सुशांत नाम का लड़का है, जो ऊपर से बॉल को फेंक रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, फेंक रहा है। तो अगर हम देखें तो यहां पे इसने जब बॉल को फेंका, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि जब इसके हाथ में बॉल था तो वो स्टॉप था, लेकिन जैसे उसने नीचे फेंका, जैसे जैसे वो नीचे आया वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती चली गई, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज हुई अपॉन टाइम, पर टाइम में हुई, कैसे हुई, पर टाइम, मतलब जैसे जैसे उसकी नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, जितना नीचे आएगा उतना नीचे वेलोसिटी क्या होगी, फास्ट होती जाएगी, क्या होती जाएगी, फास्ट होती जाएगी, होगी ना। एनी डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं ना। देन आगे की ओर देखते हैं, ठीक। तो बॉल को इसने जैसे ही हाथ से फेंका, ठीक है, हाथ से जैसे उसने गिराया, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, ठीक, क्योंकि यहां पे जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल, इनिशियल जो थी वो क्या थी, 0 थी। देन फाइनल क्या होगी, वो भी तो 0 ही होगी, ठीक है, क्योंकि फाइनल ये नीचे आके गिरेगा, नीचे जब गिरेगा तो वो भी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन जब यहां से इसने फेंका नीचे, तो जैसे जैसे ये नीचे आया, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होती है पर अप टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे, किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे, ठीक। तो थोड़ा यहां ध्यान दो, the acceleration produced in the motion of a body falling under the force of gravity is called as acceleration due to gravity। समझ में आया।
क्या समझ में आया? तो यहां देखते हैं द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द मोशन, जब बॉल यहां से नीचे की ओर गिरा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द मोशन, एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस हुआ? मोशन जब निकला तब। जैसे बॉल नीचे की ओर गिरा तो मोशन हुआ, बॉल में क्या हुआ? मोशन हुआ। जब बॉल में मोशन हुआ तो बॉल नीचे की ओर गिरा और इसमें क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। ठीक, तो फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आया, नहीं तो बॉल कहां चला जाता? ऊपर। ऊपर की ओर फेंकते तो ऊपर जाता, ठीक, वहीं रुक जाता। या फिर हम यहां से इसको फेंकते तो जहां तक इसका फोर्स लगता वहीं पे जाके ये क्या होता? रुक जाता, बॉल यहीं रुक जाता। लेकिन रुका नहीं क्योंकि नीचे की ओर फोर्स लग रहा था। ठीक है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा था, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे की ओर देखते हैं तो वी नो डैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक, देन अगर हम यहां देखें मून की बात करें तो ये क्या है हमारा? मून। ठीक है, यहां पे m लिखा है, ये हमारा अर्थ है। क्या है? अर्थ। ठीक है, अर्थ में यम क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा, अर्थ का मास। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल एम, यहाँ पे इसको स्मॉल एम से डिनोट किया गया है। इसको हम m1 और m2 के भी नाम से डिनोट कर सकते हैं, तो जो हमारी इच्छा हो उसी नाम से इसको रख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कैपिटल एम मतलब बड़ा, जिसका एरिया क्या है? बड़ा है। स्मॉल एम ये, अब ये जब ऊपर से गिरेगा, ठीक, तो टपक नहीं जाएगा। ठीक, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां देखें तो ये बॉय क्या है? अर्थ पे खड़ा है, खड़ा है ना, तो अर्थ पे हम लोग भी खड़े हैं। ठीक है, अर्थ पर ही खड़े हैं ना, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। ठीक है, तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आल्सो वी नो डेट F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हमने अभी अभी पढ़ा था, मास जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर बॉल हम छोटा बॉल फेंकते हैं, हल्का सा, मास छोटा है, एक्सेलरेशन टाइम पर टाइम चेंज होता रहेगा। ठीक, वहीं बॉल की जगह हम इतना बड़ा पत्थर ऊपर से फेंकें तो बॉल से बहुत फास्ट जाएगा, वो जाएगा ना। या इतना बड़ा लोहे का कोई टुकड़ा फेंकें तो क्या होगा? वो ऊपर से बहुत तेजी से गिरेगा, नॉर्मल बॉल की अपेक्षा जो भारी है वो जल्दी गिरेगा, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो मास जो होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हुआ। देन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि कोई भी चीज हम फेंक रहे हैं, जैसे हमने यहां से, इसने इसको बॉल को यहां से फेंका, ठीक है, बॉल जा रहा है तो बॉल नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? mg होगा। ठीक है, इस तरफ जो जा रहा है, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि इस ओर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, फेंक रहा है ना बॉल को। जब हम बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो बॉल जब फेंकते हैं तो बॉल एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो एम ए होगा, लेकिन अर्थ जो है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ नीचे की ओर जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटी होगा, क्योंकि मास के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएगा। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर और F इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जी एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी लिखते हैं। ठीक, या एम जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट हो गया। ठीक है, इसको हमने काट दिया, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो जी है, हमने कल जो पढ़ा था, जी कैपिटल जी होता है। ये जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मतलब ये हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो हमारा स्मॉल जी होता है ये अर्थ की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। किसकी ग्रेविटी पे? अर्थ की ग्रेविटी पे। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ,
यहाँ पे हम यही चीज को समझेंगे, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी इन दोनों में डिफरेंट जरूर आता है लिखने के लिए एग्जाम में। तो ये जो कैपिटल जी होता है ये यूनिवर्स के लिए होता है, ठीक है, लेकिन ये जो स्मॉल जी होता है ये किसके लिए होता है, अर्थ के लिए होता है। हमने जब भी कैपिटल जी की एग्जांपल दिया था तो यहाँ पे हमने मून का एग्जांपल दिया था, या फिर अर्थ का एग्जांपल दिया था, या फिर सन का एग्जांपल दिया था, ठीक है। किसी बॉय या किसी ऑब्जेक्ट का जो कि अर्थ पे है उसका एग्जांपल नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है कैपिटल जी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो कि अर्थ के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पे ये कैपिटल जी यूज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज अर्थ के ऊपर गिर रही है, ठीक है, तो वहां पे स्मॉल जी का यूज किया जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देन आगे की ओर हम चलते हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रेडियस, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सन और अर्थ के बीच का रेडियस पढ़ रहे थे, ठीक है, जो कि कैपिटल जी में था। लेकिन हम यहां पढ़ेंगे तो अर्थ के सेंटर से अर्थ के कोर तक का सॉरी, अर्थ के कोर से लेके अर्थ के सरफेस तक का रेडियस हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो अर्थ का जो रेडियस होता है वो क्या होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। देन इसका मास जो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, मतलब हमारा जो अर्थ है इसका वेट जो है, पूरे अर्थ का वेट 6 इंटू 10⁻24 kg है, ठीक है। और अगर रेडियस की बात करें तो अर्थ का रेडियस जो है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। तो यहां पे हम स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी यम अपॉन आर स्क्वायर, दो फार्मूला यहां से हमें मिला। एक हमें मिला कैपिटल जी इज इक्वल टू, एक हमें यहां से मिला स्मॉल जी एफ, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी, प्रीवियस लेक्चर में हमें यही मिला था, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी जो कि कांस्टेंट होता है। यहां पे स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर मिला। तो जी की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने कल निकाली थी 6.67 इंटू 10⁻11। देन मास जो है यहाँ पे अर्थ का मास क्या है, यहाँ पे ये दिया है, तो यम जो है अर्थ का मास होगा 6 इंटू 10⁻24। देन रेडियस की बात करें तो 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24, और इसका 64 का स्क्वायर होता है 40.696, देन इंटू 10⁻6 2 जा 12, ठीक है। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, माइनस में हो जाएगी। देन 24, 12 और 11, तो हम इसको 11 और 12 को ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 23, 23 में 24 माइनस कर देंगे 10 बचेगा, ठीक है। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो हमें जो है ये मिलेगा, जो कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 अप्रोक्सीमेटली या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हमारा एक क्वेश्चन आया है शिवम का, हम देखते हैं। तो यहां हम देखते हैं शिवम ने एक कमेंट किया है, इन्होंने कहा, क्या कहा कि ये अर्थ है, अर्थ पे वाटर है, अर्थ पे क्या है, वाटर है। और इन्होंने कहा कि शिवम ऊपर से छलांग लगा रहे हैं पानी में, तो क्या होगा, मैं बचूंगा या चला जाऊंगा, ठीक है। तो इनका आंसर है ये जैसे पानी में कूदते हैं, ठीक है, तो पानी में अगर काफी ज्यादा हाइट से कूदेंगे तो वाटर पे जैसे ही ये जंप करते हैं, वाटर भी क्या करता है, एक फोर्स क्या करता है, इनको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिस वजह से अगर ये इस तरह डायरेक्ट गिरते हैं तो इनको काफी चोट लग सकती है, क्या होगा, काफी चोट लगेगी। लेकिन अगर ये अपनी बॉडी को इस तरह नुकीली शेप में बनाते हुए अंदर की ओर कूदें तो क्या होगा, ये अंदर की ओर घुसते हुए चले जाएंगे और इन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी, ठीक है। देन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो
थम्स अप दे दीजिए। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। तो हम यहाँ पे वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, ठीक है। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। क्या होती है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होती है। तो हम इसको एक फिगर की तरह से समझते हैं। तो यहाँ पे हम एक फिगर लेते हैं, देन इसको समझते हैं। एस ए एन डी, यहाँ पे एस ए एन डी, एस फॉर्म शेप, एस से हमारा आता है शेप, ए से जो है हमारा आता है एल्टीट्यूड, और डी से हमारा आता है डिप्थ, ठीक है। तो शेप के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है, एल्टीट्यूड के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है, और डिप्थ के हिसाब से मतलब गहराई के हिसाब से अगर हम देखें तो वो अलग होता है। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो आप लोगों ने अर्थ पे अलग अलग एल्टीट्यूड को पढ़ा होगा इस तरह, ठीक है, ज्योग्राफी में, ठीक है। तो हम इसी एल्टीट्यूड की बात करेंगे। एल्टीट्यूड में अलग अलग डायरेक्शन में कैसे होता है। तो चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का सरफेस जिस हिसाब से चेंज होगा उस हिसाब से ग्रेविटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ का जो शेप है, ठीक, इस शेप के हिसाब से क्या होता है, इसकी ग्रेविटी जो होती है वो चेंज होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पोल है फ्लैटन, अगर इसको हम कर देते हैं इक्वेटर बल्गिंग, इक्वेटर पे अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो होती है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट अगर हम पोल पे देखें तो इसकी जो होती है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 0.13% कुछ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। चेंज विथ हाइट, अगर हम हाइट की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती है, वैसे कम होती चली जाती है अर्थ की, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, क्योंकि कोर पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, ठीक है, और ऊपर की ओर ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एल्टीट्यूड इंक्रीज जी डिक्रीज, डेप्थ इंक्रीज जी डिक्रीज, जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा। जैसे कि अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, बॉल फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। अगर कोई हमसे दूर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको हम बहुत ज्यादा फोर्स के साथ खींचेंगे, खींचेंगे ना। अगर हम किसी को पकड़ रहे हैं, वो दूर भाग रहा है, तो क्या करोगे, उसको ज्यादा फोर्स के साथ खींचोगे। तो अर्थ से जो दूर जाता है, ठीक, तो अर्थ से अगर कोई चीज दूर जा रही है तो अर्थ उसको उतनी ज्यादा फोर्स के साथ खींचेगा, ठीक है। दिस मीन्स अगर कोई चीज अर्थ से दूर जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि ज्यादा तेजी से खींचेगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। लेकिन वो जितना अर्थ के पास है, मतलब अगर कोई हमें खींच रहा है, हम उसके पास चले जा रहे हैं, तो उसको फोर्स लगाना कम पड़ेगा ना। तो नीचे की ओर आते समय अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगाता है, और ऊपर की ओर कोई चीज भागती है तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे हम पोल की बात करें तो पोल पे जो है 9.832 होता है, इक्वेटर पे 9.78 मीटर पर सेकंड होता है। देन अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड में जो है इंक्रीज होता है, जी डिक्रीज होता है। अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड जैसे कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा, ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर एल्टीट्यूड को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड को क्या करें, इंक्रीज करें, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसी तरह डिप्थ इंक्रीज, जी डिक्रीज, डिप्थ को अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक, मतलब गहराई में, तो हमारा क्या होगा, जी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी को यहां से हम समझते हैं। ये बॉय है, ठीक है, ये बॉय अर्थ पे खड़ा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 9.8 ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जी की वैल्यू जो है हम यहाँ क्या करेंगे, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे होगा, ठीक है,
ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे। जैसे ही ये थोड़ा ऊपर गया, ठीक, पहाड़ों पे चढ़ गया, हिमालय पर्वत पे चढ़ गया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ खड़े होते ही ये अपनी हाइट क्या किया, अर्थ से 8.8 मीटर एबव ऊपर की ओर गया। तो जैसे ही ये ऊपर गया तो जी की वैल्यू 9.8 हो गई। क्या हो गई, 9.8 हो गई। जैसे हम और ऊपर गए, ये पैराशूट लेके ऊपर चला गया, ठीक है, तो ऊपर चला गया तो डिस्टेंस और बढ़ गया, ठीक है। जैसे डिस्टेंस बढ़ा वैसे ही क्या हुआ, ग्रेविटी जो हो गई 9.77 हो गई, ठीक, 9.8 से 9.7 हो गई। और जैसे ही और ऊपर गया ये सैटेलाइट, तो सैटेलाइट तक पहुंचने तक जी की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, और भी कम हो गई। तो जैसे जैसे ये ऊपर गया वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती गई, कम होती चली गई। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।